ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद लास्ट लेक्चर में आज आपके सामने बेटे दोबारा से मैं आ गया। आज टुडे आई विल बी कंक्लूडिंग लेक्चर नंबर आई विल बी कंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 9। बेटे आज लेक्चर 8 है। मैंने 8 लेक्चर्स लिए अलॉन्ग विद द इंट्रो लेक्चर फॉर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 9। एक एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन करा दिया और जो रह गए आज होंगे, बिकॉज आई विल बी डिस्कसिंग वेरी स्मॉल कंसेप्ट टुडे। बेटे आज मैं बड़ा ज्यादा खुश हूं। चैप्टर 7 कंप्लीट, चैप्टर 8 कंप्लीट, चैप्टर 9 कंप्लीट। और मैंने आपको प्रायोरिटी बताई कि पहले आपको चैप्टर 1 करना है, एसीसी F9 स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड देन आफ्टर चैप्टर 1 आई हैव स्विच टू चैप्टर 7। वो मैंने बताया क्यों, और आपको सारे फ्लो चार्ट डायग्राम सब समझाया। फिर चैप्टर 7 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, चैप्टर 8 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन्वेंटरी कंट्रोल, चैप्टर 9 वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट account receivables and payable, and after that we will be doing chapter 10, that is cash management, funding strategies। बेटे बड़ा मजा आने वाला है। आप सभी रजिस्टर ओपन करें, कर ले बेटे, आज तो जरूर कर ले। आज लास्ट लेक्चर है, देखो चैप्टर 9 का आखिरी लेक्चर। और मैं आज एक छोटा सा कंसेप्ट और 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग के कैपलॉन के कराने वाला हूं। आप सभी मेरे साथ रहेंगे। मैं भूपेश आनंद, लेक्चर 8 चैप्टर 9। बेटे आज के लेक्चर में मुझे कुछ फोकस डालना है अकाउंट्स पेबल में। एक बच्चा कहता है सर एक छोटे से लेक्चर में अकाउंट्स पेबल हो जाएगा। हाँ बेटे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, और जो कुछ है भी वो अकाउंट रिसीवेबल्स में आप ऑलरेडी कर चुके हो। अकाउंट रिसीवेबल्स में एज अ फाइनेंस मैनेजर आप कंपनी के पॉइंट से सोच रहे थे कि हमें जल्दी पैसे कम मिले, बट आज आप कुछ, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ द सेम कंपनी। देखिए, यू आर बाइंग समथिंग फ्रॉम योर सप्लायर्स। आज आप सप्लायर से कह रहे हैं कि आपको उधार ज्यादा कम मिले, और यहां पर थे आप as a finance manager of a company, and you want that how much fast recovery you will get from that customers। देखो दोनों के थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है सेम कंपनी, बट अपोलो टायर्स, यू आर द कंपनी, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, बट आपके सोच में, विचारों में डिफरेंस आ गया। आइए जी, इसी बात को मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको कम्युनिकेट करूंगा। ग्रेट मॉर्निंग, एसीसीए स्किल लेवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेक्चर 8 चैप्टर 9 अकाउंट्स पेबल। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। क्या मतलब है? आप जब तक F9 नहीं करेंगे पूरे 21 के 22 चैप्टर्स, आपको लगेगा मुश्किल है, लेकिन आप सच सच बताइए, आप जैसे जैसे करते जा रहे हैं आसान लग रहा है ना? तो बेटे यही लाइफ है। लाइफ में कुछ भी जब पहली बार करते हैं तो मुश्किल लगता है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी, आगे चलना है। चलिए जी, इन बातों के साथ मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी छोटी सी है बेटे, आज तो ज्यादा कुछ है नहीं, 15-20 मिनट का लेक्चर है, ऐसे ही कंक्लूड हो जाएगा। मैंने जब कहानी शुरू की थी तो आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 में दैट वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर मैंने कहा था करंट एसेट्स नथिंग बट इन्वेंटरी, अकाउंट रिसीवेबल्स एंड कैश, एंड करंट लायबिलिटीज नथिंग बट अकाउंट्स पेबल। So the point is, in case I want to manage working capital management, in case I want to do working capital management, I should know how to manage current assets and how to manage current liabilities. And when I want to manage current assets, I should know how to control control or inventory management, account receivables management or cash management. And if I want to manage current liabilities, I should know how to manage accounts payable management. तो बेटे कहां से हम शुरू किया और कहां तक आ गए? ग्रेन्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम, छोटे छोटे पॉइंट तक आ गए। बेटा ये हमने इन्वेंट्री चैप्टर नंबर 8 में किया था, बिल्कुल किया था सर। ये अकाउंट रिसीवेबल्स अभी अभी चैप्टर 9 चल ही रहा है, लास्ट लेक्चर है, 7 लेक्चर्स लगा दिए। अच्छा, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में करेंगे कैश। ठीक है जी। अभी आज मैं यहां खड़ा हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू डू अकाउंट्स पेबल ऑल्सो, बिकॉज इन यूर सिलेबस थोड़ा सा ना उन्होंने अटपटा सा इंक्लूड कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से आपको कराऊंगा कि आपको रिलेशनशिप समझ आए। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, बेटे अकाउंट्स पेबल होते क्या हैं, एंड व्हाई वी वांट टू मैनेज इट, एंड व्हाट आर द क्वांटिटेटिव फैक्टर्स व्हिच आर टू बी इंक्लूसिव इन अकाउंट्स पेबल। तो फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मोबाइल फोन ऑफ है, लेट के बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट है, और आप इस समय 100% होकर लिख रहे हैं। अकाउंट्स पेबल के बड़े सारे नाम हैं। अकाउंट्स पेबल इज ऑल्सो नेम्ड एज ट्रेड क्रेडिटर्स,
ट्रेड क्रेडिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। टेक्निकली जब आप बड़े हो जाएंगे और बातें समझ लेंगे तो आई विल से इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड, बिकॉज आप जो रॉ मटेरियल बाय कर रहे हो, रॉ मटेरियल सप्लायर से आप उनसे उधार मांग रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है फिर भी खरीद रहे हो, और आप उसकी प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन से फिनिश गुड्स कन्वर्ट करके बेच रहे हो, बट आपने सप्लायर से क्रेडिट मांग लिया, उधार मांग लिया, तो बेटे ये क्या है, आपको जो पैसे देने थे आप उसकी डिले कर रहे हो। देयर इज अ लैग इन पेमेंट टू सप्लायर्स, दैट इज नथिंग बट शॉर्ट टर्म फंड, सोर्स ऑफ फंड। आपका वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड ही तो है भाई। जो पैसे आपको देने थे आप नहीं दे रहे, आप कहते हो जो 2 दिन के बाद देंगे, 20 दिन के बाद देंगे, 60 दिन के बाद देंगे, महीने के बाद देंगे। इट मीन्स आप उस 30 डेज तक उसके पैसों को एंजॉय कर रहे हो। इट मीन्स दैट इज योर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड। एक बच्चे की तो नींद खुल गई। मैंने कहा जैसे ही कहा ट्रेड पेबल एज अ फाइनेंस मैनेजर, इफ आई सी फ्रॉम द फाइनेंस मैनेजर पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड पेबल, accounts payable or creditors is a short term source of fund। तो एक बच्चा कहता बिल्कुल सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब आपको ये सोचना है कि यार आप उस सप्लायर से उधार तो ले सकते हो, तो उस सप्लायर से उधार ज्यादा लेंगे तो हमारी ब्रांड वैल्यू में इफेक्ट आ सकता है, मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि बाहर खबर फैल जाएगी इनके पास पैसे ही नहीं है, इनके पास लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए ये पैसे नहीं पे कर पा रहे। इट विल अफेक्ट द ब्रांड वैल्यू, इट विल अफेक्ट द रिलेशनशिप विद द सप्लायर। कल सप्लायर मुझे कैश में नहीं देगा, कल सप्लायर मुझे उधार नहीं देगा, गुड्स भी नहीं देगा। आप लॉजिकली बताइए, आप जिस लाला जी की दुकान पे जाते हो और आप उसे उधार मांगते हो, और जब आप उधार नहीं दे पाते तो लाला जी कल आपको देंगे नहीं सामान, वो कहेंगे नहीं भैया पहले पैसे लाओ, आज नगद कल उधार। So the point is, as a finance manager of a company of Apollo Tires, you are buying rubber from Kerala, and the suppliers of rubber are in Kerala, and you are enjoying their credit. You know, no doubt they are giving the 30 days credit, but you are paying after 45 days. So my point is, if you are making a delay in the payment from 30 to 45 days by 15 days, so whether it is a good gesture, whether it will affect something, whether it will have some cost, whether you are incurring some non-monetary cost or the monetary cost, and what are the monetary benefits or the monetary non-monetary benefits which you are getting। आज का ये जो चैप्टर है ना बेटे अकाउंट्स पेबल का, इन्हीं बातों पे आधारित है, सत्य घटनाओं पे आधारित, कि आप उधार तो ले रहे हैं, क्या उधार की वजह से जो डिस्काउंट आपको मिलना था, देखिए कस्टमर्स अकाउंट रिसीवेबल्स में आप डिस्काउंट दे रहे थे, आज यहां पर आपको डिस्काउंट रिसीव होना है। When I talk of account receivable, that is a cost for you as a finance manager. But when I'm getting the discount from the suppliers, that is a benefit for me as a finance manager. So getting the point? Calculations वैसी होंगी, सब कुछ वैसे होगा, स्कूल ऑफ थॉट चेंज हो गई, विचारों का सोचने का ढंग ही चेंज हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हैं। आप लिखिए जी थर्ड पॉइंट, अकाउंट्स पेबल मैनेजमेंट। Again, as we have discussed in the receivables management, that it is the liquidity and the profitability. These are the two decision criteria. Because when I pay in advance, or when I pay on the time, my liquidity will affect. If I pay to the suppliers on time, or if I pay in advance, my liquidity will be affected because I have to pay that. There will be outflow of the cash. But similarly, I will be getting some discount. Suppliers will be happy with me. It means I can increase my profits. So that will improve my profitability. Getting my point? So it is a ladai of liquidity and profitability, as we have discussed in accounts receivables, and we will be discussing cash management. तो आपके लिए मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कुछ बातें ऐसी ला रहा हूं, ऐसे मुद्दे लेके आ रहा हूं जो नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी कॉस्ट भी हो सकती हैं। नॉन मॉनेटरी कॉस्ट जो आपको अभी नहीं पता चलेगा, जब आप पेमेंट नहीं करोगे सप्लायर्स को टाइम से, या लेट करोगे, तो आपकी गुडविल में धीरे धीरे आपकी ब्रांड वैल्यू में इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, प्रॉब्लम्स इन केस पेमेंट टू सप्लायर्स इज डिलेड। फर्स्ट इज लॉस ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन में चेंज आ जाएगा।
ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। सप्लायर आपको गुड देने में ही मना कर दे, मान लेते हैं रबड़ का एक दो सप्लायर है, वो कहते हैं जी हम देते नहीं आपको, लो काम ही खत्म, धंधा ही खत्म हो गया, ये आपको डिस्काउंट ही नहीं मिलेगा। So these are the reasons, these are the demerits, these are the cost, non-monetary and the monetary, which you have to incur when you are paying, you are making a payment, you know, when you are delaying in the payment to the suppliers. तो आज आपने इस पॉइंट से सोचना है ना? ठीक है सर। लॉस ऑफ रेपुटेशन, सप्लायर में इंप्रूव, may introduce their own terms, may increase the price, may do not give you a discount, or may refuse to supply. तो आपको एज अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू सी दिस विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स। नाउ डिस्काउंट इज अ बेनिफिट इन अकाउंट रिसीवेबल्स। एज अ फाइनेंस मैनेजर द डिस्काउंट इज अ कॉस्ट, तो वहां पे लिखते थे एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपके लिए डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आपकी इनकम है। जब आप डिस्काउंट दे रहे थे तो खर्चा है, तो वहां पे कॉस्ट थी, यहां इनकम है। तो मैंने कहा यू विल राइट डाउन, यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट, द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर, 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन नेट रेज टू पावर n माइनस 1, जैसा हमने वहां पे किया था बेटे, वैसा ही ऐसा ही है। अभी देखना आप लिख लो बस। बेनिफिट्स ऑफ नॉट डिलेइंग पेमेंट, अगर आप डिले नहीं करते तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपकी इनकम है, तो उसको निकालेंगे कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अकाउंट रिसीवेबल्स में एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करते थे। तो देखिए जी, एनुअल बेनिफिट ऑफ कॉस्ट 1 प्लस डिस्काउंट अपॉन अमाउंट नेट लेट टू पे रेज टू पावर n माइनस 1। मैं सारी बातें बेटे आपके क्वेश्चंस के थ्रू ही समझाऊंगा। मैंने ऑलरेडी लेक्चर 5 में ट्राई योरसेल्फ 1 और ट्राई योरसेल्फ 2 कर दिया था, फिर लेक्चर 7 में ट्राई योरसेल्फ 3 और ट्राई योरसेल्फ 4 कर दिए थे। टोटल 9-10 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं बेटे, आज वो सारे डिस्कस कर लूंगा। तो आप सभी अपना क्या कैप्लन निकाल लीजिए भाई साहब, आपकी मर्जी है, मैं क्या बताऊं। आप कैलकुलेटर भी रखना रख लीजिए भाई साहब, अब तो चैप्टर भी क्लोज हो रहा है, अगली बार रखना है, अगले क्वार्टर में दोबारा फीस पे करना, फिर रख लेना, फिर कैलकुलेट कर लेना यार, कोई टेंशन नहीं है, मर्जी आपकी है। वन सप्लायर हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन इनवॉइस। मतलब एक सप्लायर है जो आपको 2% का डिस्काउंट देता है फॉर 7500। इनवॉइस का अमाउंट $7500 है। इट मींस द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ दैट इनवॉइस इज $7500 इफ पेमेंट इज मेड विद इन 1 मंथ। ठीक है सर। अगर आप एज अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर, अगर आप इस सप्लायर को 1 महीने में पैसे दे देते हो तो आपको 2% का वो सप्लायर रबड़ का डिस्काउंट देगा, रादर देन 3 मंथ्स। अगर आप 3 महीने में देते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। बट इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/1 नेट 3। अब कैप्लन बीबीबी में ऐसा नहीं दिया, बट दिस इज अ फॉर्मेट आई हैव डन इन सो मेनी अदर कोर्सेज, इसी फॉर्मेट से कराया। तो आपको लॉजिकली अब समझ आ रहा ना कि मैं आपको बाकी कोर्सेज की अगर आपको थोड़ा सा लेक्चर्स मैंने पेश किए तो आपके बेनिफिट के लिए, भाई आपको नॉलेज इतनी दूंगा तो इतनी तो करके जाओगे, इतनी दूंगा तो इतनी कर जाओगे, पास फिर कैसे हो गया? तो लिखिए देखिए, और ओवरड्राफ्ट रेट इज 10%। इज इट फाइनेंशियली वर्थवाइल टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट एंड पे अर्ली? क्या यह समझदारी है कि हम 3 महीने की बजाय 1 महीने में ही पेमेंट कर दें और डिस्काउंट अवेल कर लें? तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अगर डिस्काउंट का जो बेनिफिट है वो कितना, वी विल कैलकुलेट द बेनिफिट एंड द कॉस्ट, बिकॉज हमारे जो फंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे 2 महीने, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट भी पड़ेगी। तो करेंगे बेटे, क्वेश्चन पढ़िए पहले, तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा अपने तरह से। मैंने क्या किया, दोबारा से एक फ्लो चार्ट छोटा सा बनाया। मैंने कहा भाई आप कौन हो? फाइनेंस मैनेजर ऑफ कंपनी बॉक्स लिमिटेड। कंपनी का नाम है बॉक्स, कंपनी का नाम है बॉक्स, ठीक है सर। और सप्लायर आपको 2% की छूट दे रहा है और इनवॉइस का अमाउंट है 7500, और आपका इंटरेस्ट रेट है बैंक ओवरड्राफ्ट का, क्योंकि आपके पैसे अगर ब्लॉक होंगे तो आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करें 10% का ब्याज तो मिल ही जाता है। $7,500 and 2/1 net 3. I think you are getting my point. 2/1 net 3. My dear friends, you will, as a finance manager, you will calculate the benefits
and the cost as you did in account receivables in early settlement discount. Similarly, you will do here and you can calculate it. So as a finance manager of box, you will calculate the benefit and the cost. बेनिफिट क्या होगा, आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना 2, तो आप वैसे निकालेंगे, पहले डिस्काउंट का रेट निकाल लेंगे कितना 2% है, तो बेटे $150 आ गया. अच्छा कैसे निकालते थे, डिस्काउंट अपॉन नेट. तो 7500 में से 7500 में से आप 150 लेस कर दें तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 7350. तो 150 अपॉन 7350 इंटू में 100, ये फिगर आ गई जी 2.04%. अब ये फिगर आई उस पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए. अब हमें देखना कितने पीरियड है, जैसे हमने वहां पे किया था 12 महीने में. ये देखो बेटे, ये देखो 3 महीने में पहले पेमेंट होती थी, अब एक में होगी, तो 2 महीने का ब्लॉक कम हो गया. ठीक है जी, तो 2 महीने का ब्लॉक कम हो गया, तो 12/2 6 आ गया. ठीक है जी, अब आपको फॉर्मूला पता ही है 1 + r⁻n या 1 + d-1. ये आ गया जी, आपको बेनिफिट हुआ 12.88% का. मुश्किल है नहीं जी, आपके सामने. नाउ वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रेट्स. कॉस्ट कितनी पड़ रही है, अगर आप देखें तो आपको अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट 10% पड़ रहा है एनुअल. दिस इज ऑल्सो एनुअल एंड दिस इज ऑल्सो एनुअल. Because benefit is more than cost, it is advisable to pay early, that is within 1 month. बहुत ही बढ़िया. मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ट्राई योर सेल्फ 6 में आ गया और आपके सामने ये मैंने लिखा वर्क आउट द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. ओके, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिट टर्म्स. 1.75% discount for payment within 3 weeks. Alternatively, full payment must be made within 8 weeks. Assume 50 weeks in a year and 100 invoice. बड़ा सिंपल है जी. वो कहता है जी बेनिफिट नहीं, बेनिफिट पता है, कॉस्ट निकाल दो. कर देते हैं. आप पहले बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1.75 अपॉन /3 नेट 8. बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते. ये वीक्स है, 3 वीक्स एंड दिस इज वीक्स. क्यों नहीं कर सकते. आइए जी, 1 सेकंड में काम हो जाएगा साहब, ज्यादा मुश्किल है नहीं. मैंने आपको जो लॉजिक्स बताए ना, अगर आप उनको यूज करेंगे तो 1 सेकंड में काम होगा. बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट 1.75 अपॉन 100 माइनस 1.7 हो गया, आगे 98.25, ये आगे जी 0.0178. अच्छा, अब है क्या कि यहां पर वो कह रहा है जी 50 वीक्स ले लो, तो 50/5 ले लो. ठीक है जी, तो ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, 50/5 10 आ गया. 1 + 0.08 raised to power 10 - 1, ये आपके सामने आ गया जी 19.5%. इट मींस दिस इज द बेनिफिट एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस्ट ओनली. हो गया. कोई मुश्किल है क्या यार, आपने ट्राई नहीं किए एक्चुअली में. आप जो है ना करते नहीं, आप बस इंतजार करते रहते हो, इसलिए दिक्कत है, और कोई बात थोड़ी है. मैं आ गया जी ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 7 में. अच्छा एक बात बतानी है मैंने कि मैं अभी ये अकाउंट रिसीवेबल्स एंड पेबल फॉरेन ट्रेड वाला भी नहीं कर रहा चैप्टर 9 के साथ. मैं इसको फॉरेन एक्सचेंज के बात करूंगा क्योंकि तभी समझ आएगा. बिकॉज इसमें मेरे को डॉलर्स, इसमें मुझे बेस रेट, स्पॉट रेट, क्रॉस रेट, काफी कुछ बताना है. रिस्क, ट्रांजेक्शन, ट्रांसलेशन तो अभी समझ ही नहीं आ सकता, ये एक्सपोर्टर इंपोर्टर. तो ये वाला ब्लॉग मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, मैं डिस्कस करूंगा फॉरेन एक्सचेंज के साथ. इसलिए मैंने कहा पहले बता दूं आपको ऐसा लगे ना कि मैंने कराया नहीं, छोड़ दिया है. बेटा ये तो मेरी PhD की हुई है मैंने इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्क में. आप देखना जब मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे. मैं आ गया जी क्वेश्चन नंबर 7 आराम से. अब देखिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, यहीं पे कर लें और हमें लगेगा कि हमें समझ आ गया है. इन ऑर्डर टू इंप्रूव ऑपरेशनल कैश फ्लोस. अच्छा, ऑपरेशनल कैश फ्लोस इंप्रूव करें मतलब हम जो सेल कर रहे हैं पैसे जल्दी आ जाएं और जो पे कर रहे हैं लेट पे करें, तो हमारे पास कैश फ्लो ज्यादा होगी. आपके पास जेब में पैसे कब ज्यादा होंगे, जब आपको जिससे लेने हो तो जल्दी आ गए और जिसको देने दे ही नहीं रहे, तो आपकी जेब में हमेशा पैसे ही पैसे रहेंगे. पैसा पैसा करती है. आराम से क्वेश्चन पढ़ो. इन ऑर्डर टू इंप्रूव, आप अपनी जेब में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करोगे, जिससे लेने फटाफट ले लो और जिसको देने दो ही मत. इट मींस अकाउंट रिसीवेबल्स को डिक्रीज कर दो, उसका बैलेंस कम हो जाए, क्रेडिट पीरियड कम कर दो
और सप्लायर से उधार ज्यादा ले लो। पढ़ते हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं पता लेकिन होगा तो ऐसे ही ना, देखते हैं। नीड टू इंक्रीज इंडिकेट वेदर अ कंपनी नीड टू increase or decrease their receivables balance and payable balance. रिसीवेबल, पेबल, भाई साहब आप ये बताइए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। रिसीवेबल्स का बैलेंस अगर इंक्रीज होगा तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? आएंगे नहीं। अच्छा डिक्रीज हुआ तो ठीक है, लेकिन अकाउंट्स पेबल का बैलेंस भी डिक्रीज नहीं होना चाहिए भाई साहब, इसको भी बढ़ाना चाहिए। तो अकाउंट्स पेबल डिक्रीज होना चाहिए। बेटा ये देखो लास्ट ऑप्शन, अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है और अकाउंट्स पेबल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इजी है, लास्ट ऑप्शन ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने आपको कितनी बार कराए हैं, एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, एनुअल बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम पेबल्स फ्रॉम रिसीवेबल्स, करके दिखाओ। A company takes 2 months to collect its dues from the credit customers. It issued this for $100 and cash discount of 2%. ये लो जी, ये लो, मैंने डिस्काउंट पॉलिसी लिख दी 2/1 अपॉन नेट 2, 1 month नेट 2 months। ये लो आराम से, मुश्किल कुछ है ही नहीं। You have to calculate the effective annual cost of discount। आपको निकालनी है इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट। बड़ा सिंपल है, पहले तो आप डिस्काउंट निकाल लो 2/98 इंटू 100। ये देखो जी, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं डिस्काउंट, और ये पता ही आपको, मैं इसलिए बता नहीं रहा। 2/98 इंटू 100, ये फिगर आ गई जी 2.04। 2.04 ठीक है जी। पीरियड देख लो, 1 महीना, 12 अपॉन 1, मतलब 1 महीना कम जल्दी पैसे कम ब्लॉक होंगे ना, तो n आ गया जी 12। तो हो गया जी, क्वेश्चन भी हो गया। 1 प्लस पॉइंट या 2.04, या ऐसा कर लेना, इसको मैं रब करके इसको ठीक कर देता, दूसरा कलर यूज करता हूं तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। 1 प्लस 0.0204 रेज टू पावर 12 -1, आंसर आ जाएगा भाई साहब, चेक कर लीजिए, ये 27.4 है, ये आंसर है जी। आपके बाएं हाथ का खेल हो गया भाई साहब, एनुअल कॉस्ट निकालना, जो मैंने लॉजिक्स बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 6 मैंने आपको फैक्टरिंग बताया था, और मैंने कहा था फैक्टरिंग 3 तरह की होती है, डेट एंड रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, फिर फाइनेंसिंग, और तीसरी बताई थी क्रेडिट इंश्योरेंस। आइए देखते हैं मेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। अच्छा वो डेट की बात कर रहा है। डेट फैक्टरिंग इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस सेल्स अकाउंटिंग, ये तो होता ही है। मेकिंग पेमेंट टू क्लाइंट, ये भी होता है कई बार। क्लाइंट प्रोटेक्शन विद इन सर्विसेज नो कोर्स, यस, अगर if factoring agreement is non recourse, in that case bad debt again has to be incurred by the factor, and if it is recourse then bad debt has to be incurred by that company, that is the seller, the original seller। it means मुझे तो तीनों ठीक लग रही है, इसलिए डी ऑप्शन ठीक है। मैं आ गया जी 10th की तरफ। Which of the following concerning invoice discounting, बेटे बड़ी मेहनत करके मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, that what I mean by invoice discounting, ठीक है सर। invoice discounting is the purchase of selection of invoice of trade debtors at a discount। आराम से, कोई टेंशन नहीं है। आप देखो जी, आपको क्या ठीक लग रहा है? आर ट्रू, ये पॉजिटिव सेंस में पूछ रहा है, मुझे तो लगता है ये तो ठीक ही है। विद कॉन्फिडेंशियल, यस कॉन्फिडेंस रहता है, मैंने लिखवाया भी था, देयर इज अ कॉन्फिडेंस। The invoice discounter does not take the administration of the clients, yes, क्योंकि उसमें सेल्स लेजर होता ही नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस रखना होता है। तीनों बातें ठीक हैं, इसलिए डी पॉइंट ठीक है। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी आपसे हो रहा है, लॉजिकली बातें समझ आ रही है, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपने मेरे 8-9 लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कंसेप्ट समझने की कोशिश की है। बेटे यहाँ देखो, आप फ्रूट्स आ रहे हैं आपके पास। लास्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग रिसीवेबल्स इज इनकरेक्ट। बस ये देखना होता है कि वो करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है सर। Credit limit should be reviewed periodically, very right, it is okay. Credit analysis depends on the provision relevant, very right. Delaying payment of invoice is likely to make receivables management more effective। नहीं भैया, आप ये बताइए कब से होने लगा? उल्टी गंगा कब से बहने लग गई? Delaying payment थोड़ी, early receipt of payment is good receivables management, we have discussed in lecture number 1 and 2। तो दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 सारे क्वेश्चन, सब कुछ, सारे कंसेप्ट बता दिए, एक्सेप्ट वो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के समय बताऊंगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई करनी स्टार्ट नहीं की
तो बेटे खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। भगवान कृष्ण कहते हैं उत्तिष्ठ चलंती चलंती, खड़ा हो जा और चलना शुरू कर, अभी भी मिल जाएगा तुझे रास्ता। कर तो सही, हिम्मत तो कर यार, टाइम तो निकालो, थोड़ा सा सुबह शाम निकालो, करके दिखाओ यार। आए हो इस दुनिया में तो ऐसे थोड़ी मर जाओगे, मरा जाओगे, कुछ करके जाओ यार। मिलते हैं बेटे चैप्टर नंबर 10 में, कैश में एंड फंडिंग स्ट्रेटेजीज में। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।